माननीय डॉक्टर राजकमल जी, डॉक्टर इंगले मैडम, यहाँ उपस्थित सभी सीनियर प्रोफेसर, डॉक्टर रवानी, डॉक्टर परमार, डॉक्टर पाटिल, डॉक्टर प्रभाकर सिंह, डॉक्टर पांडे। एक बहुत पुरानी कहावत है, हमने देखे हैं बहुत बातें बनाने वाले, हमने देखे हैं बहुत बातें बनाने वाले, बातें बनाने वाले काम कहां करते हैं। मैं सबसे पहले बधाई देना चाहूंगा डॉक्टर राजकमल जी के इस विचार को कि एक लेक्चर सीरीज शुरू करनी है और तुरंत शुरू करनी है। मेरे पास शनिवार को फोन आया कि ये लेक्चर करना है, 4 तारीख को करना है, 5 को करना है, 6 को करना है, आप बताइए आप कब आ सकते हैं और बस करना है। और तब मुझे यही 2 पंक्तियां याद आई कि हमने देखे हैं बहुत बातें बनाने वाले काम कहां करते हैं। यहां उदाहरण है उनका जो बातें नहीं कर रहे हैं, काम कर रहे हैं कि ये करना, जल्दी से करना, तुरंत बताइए। ये स्पिरिट कहीं तो भी तो खो गई है और बातें करना ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है बजाय काम करने के। आज के मेरे छोटे से उद्बोधन से मैं कोशिश करूंगा कि यहां उपस्थित सभी मेरे युवा साथियों को कुछ वो एक्सपीरियंसेस मैं शेयर कर सकूं जिन्होंने मेरी मदद की। हो सकता है ये आपकी भी मदद कर सकें। मैं काफी डर गया जब मुझे बताया गया कि मैं एक विद्वान हूं, क्योंकि मुझे एकदम अपनी ढलती उम्र का एहसास हो गया। हालांकि मैंने बालों पर डाई काफी मेहनत से किया था, लेकिन सफेदी कहीं से झलक गई और ये राज पर्दाफाश हो ही गया। अगली बार मुझे डाई का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन उसके तुरंत बाद मुझे संभाल लिया जब यहाँ के वक्ता ने बोला कि युवा साथियों के लिए किसी युवा को हमने आमंत्रित किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो सुबह सुबह मेरा दिल पहले डूबा और उसके बाद बड़ी मुश्किल से उभरा। खैर, उम्र का तकाजा है कि लाइफ इज नथिंग बट अ स्टेप टुवर्ड्स डेथ। वी ऑल आर बॉर्न एंड लाइफ इज नथिंग बट इंचिंग क्लोजर टू डेथ। ये बड़ा मजेदार विषय है जिससे सब दूर भागते हैं, लेकिन जो जीवन की अटल सच्चाई है कि बच्चा पैदा होते ही जो पहला काम करता है वो होता है अपनी मौत की तरफ कदम बढ़ाना। बिकॉज विद एवरी पासिंग मिनट वी आर डूइंग नथिंग बट इंचिंग क्लोजर टू डेथ, व्हिच इज द ओनली सर्टेनिटी ऑफ लाइफ, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सर्टेनिटी ऑफ लाइफ। एनीवे, आज का हमारा विषय वो नहीं है। आज का हमारा विषय है विनिंग द वर्ल्ड फ्रॉम मीडियोक्रिटी टू एक्सीलेंस। ये विषय मैंने क्यों चुना? मुझे जब अनुरोध किया इंगले मैडम ने कि आपको एक टॉक देना, आप किस विषय पे देना चाहेंगे? विषय बहुत सारे हैं जिस पे बोला जा सकता है, लेकिन मैंने ऐसा विषय चुनने की कोशिश की जिससे मैं ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच सकूं। आई ट्राइड टू सिलेक्ट अ टॉपिक वेयर आई कैन रीच maximum students and where those who are sitting in this hall can actually identify themselves with what is being said. And if at the end of the talk you can take back something with you, the take away from the seminar, which actually helps you influence your actions in day-to-day life, then I will feel that the talk has been a success. कहने का मतलब यह कि अगर आज की टॉक के बाद आप अपने साथ कुछ ऐसा लेके इस हॉल के बाहर जा सके जिससे आपके दिनों दिन की दिनचर्या में आप अपने कार्यों को प्रभावित कर सकें और उससे एक बेहतर जीवन खुद के लिए और देश के लिए बना सकें, तो ये टॉक कुछ हद तक सफल माना जा सकता है। बिकॉज थ्योरी पे बात करने में आई एम नॉट अ थ्योरिटिशियन, आई हैव बीन अ प्रैक्टिकल मैनेजर, टीचर ऑल माई लाइफ, तो मेरा बात करने का लहजा भी थोड़ा वही रिफ्लेक्ट आपको करेगा। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा ताकि एक बैकग्राउंड आपको क्लियर हो जाए कि जो आपके सामने खड़ा है वो कौन है। I did my engineering from IIT Delhi in 1993 in manufacturing sciences and engineering. I did my schooling from Indore. Then I went to IIT Delhi. Then I made it to all the IIMs, but I dropped it and I came back to Indore and I started a small education institute. We were lucky, we became successful, and today we are working across the country. In the past close to 14 years now, we have had very good experiences in terms of raising an organization from scratch, in terms of understanding what the youth of this country is. और मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता हूं कि बहुत क्लोजली मुझे यूथ के साथ काम करने का मौका 13 साल तक लगातार मिला और सारी जिंदगी मिलेगा, क्योंकि उससे मुझे एक्चुअली पता चल रहा है कि देश किस तरफ जा रहा है और प्रेडिक्शंस बड़े सही निकल आते हैं। Winning the world is all about how you can actually win the world. Each one of you. Believe me, it is possible. From mediocrity to excellence. This is the subtitle. Mediocrity का अर्थ होता है साधारणपना।
और एक्सीलेंस का अर्थ होता है उत्कृष्टता। दुनिया को जीतना है तो साधारणपन की बीमारी से उभरकर उत्कृष्टता की तरफ चलने का आभास होना जरूरी है। वो पहला कदम है, वो हो पाएगा कि नहीं होता बहुत आगे की बात है। बट इवन आर वी अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट वी हैव टू रेज फ्रॉम अ लेवल ऑफ मीडियोक्रिटी एंड मूव टुवर्ड एक्सीलेंस, वो पहली चीज है। एक छोटी सी आपको कहानी सुनाऊंगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। वाइस चांसलर साहब ने कहा कि वो हमेशा कहानियां सुनाते हैं, सर आई एम इन द सेम बोट, आई बिलीव इन स्टोरीज बिकॉज स्टोरीज आर द मोस्ट पावरफुल वे ऑफ कम्युनिकेटिंग। एक मछुआरा था जो रोज मछली पकड़ने जाता था। एक दिन जब उसने अपना जाल बाहर निकाला तो ही वॉज वेरी सरप्राइज टू सी दैट इंस्टेड ऑफ द रेगुलर फिश देयर वॉज वेरी ब्यूटिफुल मरमेड इन इट। अपने जाले में साधारण मछलियां न पाकर उसने पाया कि एक बहुत ही खूबसूरत मत्स्य कन्या उसमें थी, और वो इतनी खूबसूरत थी कि ये मछुआरा अपनी सुध बुध खो बैठा, और वो उसे पाने की लालसा में उसके पास गया कि मैं अब तुम्हें पाना चाहता हूं, इससे ज्यादा खूबसूरत चीज तो दुनिया में कुछ नहीं हो सकती। मत्स्य कन्या ने उससे कहा, द मरमेड सेड, यस यू कैन हैव मी, आई हैव ओनली वन कंडीशन, यू हैव टू गिव अप योर सोल इन रिटर्न। तुम्हें अपनी आत्मा मुझे देनी होगी, तब मैं तुम्हारी हो सकती हूं। अब ये बड़ा सीधा आदमी था, मछुआरे काफी सीधे लोग होते हैं, उन्हें कुछ ज्यादा काम होता नहीं, वो अपने काम में दक्ष है, उससे ज्यादा वो फिलोसॉफी का सोचते नहीं। तो ही वॉज वेरी परप्लेक्स्ड कि ये मत्स्य कन्या मुझसे अपनी आत्मा मांग रही है, अब मैं क्या करूं। तो मत्स्य कन्या ने कहा, ये जवाब तो तुम्हें ढूंढना है कि तुम अपनी आत्मा मुझे कैसे दो। तो ये भागा, पूरी ताकत से शहर की तरफ भागा, और उसके दिमाग में 3 लोग आए। याद रखिए समाज के 3 पिलर्स की अब मैं बात करूंगा। पहला था पुजारी, धर्मगुरु, दूसरा था साइंटिस्ट, शिक्षक, वैज्ञानिक, और तीसरा था ट्रेडर, मर्चेंट, बिजनेसमैन, जिसे आज हम एमबीए भी कह सकते हैं। सबसे पहले ये प्रीस्ट के पास गया और प्रीस्ट को बोला, आई हैव सीन अ मरमेड एंड आई नीड टू गिव अप माय सोल, प्लीज टेल मी हाउ आई कैन गिव अप माय सोल टू अचीव द मरमेड। तो प्रीस्ट ने उससे कहा, धर्म की काफी जटिल परिभाषाएं समझाते हुए कि क्यों यह संभव नहीं हो सकता, और क्यों तुम ऐसा करोगे तो यह अन्याय होगा तुम्हारे साथ, और क्यों वगैरह वगैरह 10 बातें बताई। बेसिक जिस्ट ये थी कि यह संभव नहीं है, और उसे दरवाजे से लौटा दिया। फिर वो एक साइंटिस्ट के पास गया, साइंटिस्ट उसको टेक्निकली समझाने लगा कि यह संभव क्यों नहीं है, क्योंकि आत्मा का एग्जिस्टेंस एम्पेरिकली, न्यूमेरिकली, मैकेनिकली साबित ही नहीं हो पाया है। फिर वो ट्रेडर के पास गया, और ट्रेडर ने उसको बोला, मैं ले तो लूं पर बदले में उसकी वैल्यू क्या है, कैन वी मेजर द वैल्यू। तो ये तीनों दरवाजों से निराश हो गया, और ये बैठ के वापस अपने जाल की तरफ भागा। जब जाल की तरफ भागा तो वो मत्स्य कन्या जा चुकी थी। ही वॉज हार्ट ब्रोकन, और वो बैठ के जोर जोर से रोने लगा। तब वहां से एक बूढ़ा व्यक्ति गुजरा, दी वाइज मैन, दी फिलोसोफर, जो कि समाज का चौथा स्तंभ है। इस फिलोसोफर ने उसको वहां रोते हुए देखा और उससे पूछा कि दोस्त तुम क्यों रो रहे हो। तो इसने अपनी कहानी बताई, तो वो बहुत जोर जोर से हंसने लगा। तो इसको और जोर से रोना आया, तो वो और जोर से हंसा, पर उसने कहा कि मैं तुम पे दया खाके तुमको बताता हूं कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है। वो मछुआरे दरअसल आप और मैं हैं, और वो जो वाइज मैन है वो एक फिलोसोफर है जो हमें बता रहा है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। दरअसल उस वाइज मैन ने उससे कहा कि मेरे दोस्त, तुम एक बेसिक चीज भूल रहे हो, अहम ब्रह्मोस्मि, भगवान तुम्हारे भीतर है, और तुम उसे बाहर ढूंढते हुए सबके दरवाजे पे जाकर पूछ रहे हो कि भगवान का रास्ता बताओ कि मैं अपनी आत्मा किसी तरह उसे दे सकूं। तुम ये समझ नहीं पा रहे हो कि वो सब तुम्हारे ही नियंत्रण में है, एब्सोल्युटली अंडर योर कंट्रोल। द प्रीस्ट स्पेशलाइजेस इन टेकिंग अवे योर सोल एंड गिविंग यू बैक अ हस्क इन रिटर्न। वो तुमसे तुम्हारी आत्मा लेकर एक छाया रूपी दानव तुम्हें दे देता है, और तुम उसी के साथ पूरी जिंदगी जीते हो। और हर पुजारी यही करता है, उसके बिना वो पुजारी रह नहीं पाएगा, उसके पास जाएगा कौन। साइंटिस्ट believes in reductionism. He reduces everything to mathematical equations, thereby absolutely destroying the beauty of the universe which is in the end. और इसलिए आप उस चीज को समझ नहीं पा रहे। और मर्चेंट तो वो है जो कुछ लोग सारी दुनिया को अपनी दादागिरी से चला रहे हैं, और उनके लिए इन चीजों की कोई वैल्यू नहीं है। और तुम यही समझ नहीं पा रहे हो कि अहम ब्रह्मोस्मि वो तुम्हारे भीतर है, और तुम चाहते तो उसी वक्त उस चीज का दान कर सकते थे, लेकिन तुम ये भी नहीं समझ पाते हो कि तुम्हारी आत्मा भी तुम्हारे नियंत्रण में है। This is precisely the message to all of you sitting here. Your lives, your souls
are absolutely under your control. It is not under my control or Dr. Rajkamal's control. It is under your control. But most of you don't even realize this because society has not brought you up like that. Because you have been told that these things are under somebody else's control, that the road to God will be through the priest. It is not necessary. It may be, but it is not necessary. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, इसे आप हमेशा याद रखिएगा। ये कहानी मैंने पिकअप की एक बहुत ही शानदार किताब से, द 11 पिक्चर्स ऑफ टाइम, रिटन बाय वेरी बिग साइंटिस्ट डॉक्टर राजू हु लिव्स इन भोपाल। सीके राजू, उनकी किताब मैंने 11 पिक्चर्स ऑफ टाइम खरीदी और वो ऐसी जबरदस्त किताब निकली जिसमें विज्ञान और फिलॉसफी सब कुछ लिखा था और उसकी कहानी की शुरुआत और अंत इस ढंग से हुई थी उस किताब की। और वो पढ़ के मुझे लगा वाकई काफी बड़ी सच्ची बात है, तो मैंने सोचा अपने लेक्चर की शुरुआत में इसी से करूं। ड्रीम्स गैलो, मेरे सामने सारे युवा बैठे हैं जो आज से 1, 2, 3 साल के बाद अपनी जिंदगी डोर अपने हाथ में लेके होंगे और जिंदगी की लड़ाई शुरू कर चुके होंगे। याद रखें एक बेसिक चीज, 50, 60, 70 साल आपके हाथ में रहेंगे। पॉल्यूशन की दर यही रही तो 40 से 50 साल आपके हाथ में रहेंगे। अगर पॉल्यूशन पे कुछ दिल्ली के सीएनजी के जैसे हो पाया तो शायद 70 से 80 साल आपके हाथ में रहेंगे। इस जिंदगी को कैसे जीना है, अभी मैंने कहा निर्णय आपको करना है। एक सवाल खुद से हमेशा पूछें, व्हाट डू आई विश टू सी व्हेन आई एम 70 years old। यहां बैठा हर लड़का और हर लड़की ये सवाल खुद से जरूर पूछे कि जब मैं 70 साल का हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, एंड व्हेन आई लुक बैक ऑन माय लाइफ, व्हाट डू आई वांट टू सी। यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ आंसर्स देयर कि आप क्या देखना चाहते हैं जब आप 70 साल के हो जाएंगे, कि जिंदगी आपने कैसे जी। तब उस जवाब में आपको अपने बहुत से सवालों के जवाब मिलेंगे कि आने वाले 40 साल कैसे बिताने हैं। ड्रीम्स आर द सीड ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस। बहुत मजे की बात है, अगर सपने नहीं होते तो क्या होता? वी वुड बी वेजिटेबल्स। वी ह्यूमन बीइंग्स are here because everyone from 2 lakh years ago in our species has had dream। मैं आप सबको एक बहुत शानदार साइंटिफिक प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहूंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक बहुत ही शॉकिंग सच्चाई बताना चाहूंगा। इस हॉल में बैठा हर इंसान, इस हॉल के बाहर हर इंसान, इस विश्व में आज जीवित 6 बिलियन यानी 600 करोड़ इंसान सब आपस में रिश्तेदार हैं। अब आप पूछेंगे ये कैसे? क्योंकि हम सबके पूर्वज 100 से 125 वो अफ्रीकी मानव थे जो आज से 2 लाख साल पहले तंजानिया की एक वैली में रहते थे। ये जेनेटिकली प्रूव किया गया है। वी ऑल, everyone alive today in Homo sapiens species has descended from the same 100 men and women who used to live in Tanzania 2 lakh years ago। उस लिहाज से हम सब भाई बहन हुए। ये जरूर है कि जनरेशंस का फासला है, ये जरूर है कि कितना, जैसे हम कहते हैं ना, he is my cousin twice removed, she is my cousin thrice removed। I may be your cousin 1000 removed, but we have come from the same basic trunk of the tree। एक ऐसा बरगद का विशाल पेड़ जिसका एक तना था और अब उसकी हजारों ब्रांचेस निकल आई है। इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप लॉग ऑन करें nationalgeographic.com/genographic। डॉक्टर स्पेंसर वेल्स, इंटरनेशनल जेनेटिसिस्ट, ने यह प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसे कहा जाता है जीनोग्राफिक प्रोजेक्ट, जिसमें उन्होंने डीएनए सैंपलिंग दुनिया भर में करके यह साबित किया है कि हमारे डीएनए में वो मार्कर्स पाए गए हैं जो ओरिजिनली तंजानिया के लोगों में, वो 100 लोगों में पाए गए थे। अगर ऐसा है तो यह हमें बहुत कुछ सोचने में मजबूर करता है। जात, धर्म, चमड़ी का रंग और सबसे बड़ी बात हमारी देशभक्ति ही प्रश्न चिन्ह में आ जाती है। यह बहुत बड़ा फिलॉसफी का सवाल है कि अगर हम उन्हीं 100 इनिशियल ह्यूमन बीइंग्स की संतानें हैं तो द होल कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिटी कम्स अंडर क्वेश्चन कि शुड देयर बी एनी कॉन्सेप्ट लाइक इंडियंस एंड पाकिस्तानी सेपरेट, बिकॉज वी हैव अल्टीमेटली कम फ्रॉम द सेम।